इनविंसिबल आयरन मैन के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि आयरन मैन की जो बॉडी है जो कि इस वक्त बिल्कुल एक वेजिटेटिव स्टेट के अंदर आ चुकी है, उसको लेके वो लोग ओक्लाहोमा पहुंचते हैं और वहाँ पे उसके कुछ करीबी साथी होते हैं जिसमें कैप्टन अमेरिका, बकी बार्न्स, डोनाल्ड ब्लेक यानी कि थॉर, नताशा रोमानोफ, मारिया हिल, पेपर पॉट्स वगैरह ये सब वहाँ मौजूद होते हैं। और वहाँ पे टोनी स्टार्क अपनी रिकॉर्डिंग के जरिए बता रहा होता है कि किस तरह से उसकी बॉडी अगर इस तरह की स्टेट में चले जाए तो उनको किस तरह से ठीक करना है। लेकिन उस सब के लिए उसको जो है यहाँ पे कैप्टन अमेरिका और थॉर की ज़रूरत पड़ने वाली है और साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें जो कि इन सब के इत्तेफाक होने के बाद ही वो आगे कर सकते हैं। और यही सबने अगले पल देखा था कि वहाँ पे विटनी फ्रॉस्ट जो होती है अब वो भी काफ़ी ज़्यादा टोनी स्टार्क से गुस्सा हो गई होती है और अब उसने गोस्ट को उसके पीछे लगा दिया होता है ताकि उसको ढूंढ के वो जान से मार डाले। अब आगे तो कहानी की शुरुआत हमारी उसी नाइटमेयर के अंदर से होती है जहाँ पे टोनी स्टार्क आज दोबारा खुदाई के अंदर लगा हुआ है और कहता है कि ज़रा जल्दी करो, हम ये पहले भी कर चुके हैं, हमें जल्दी करना होगा। तो मारिया और हॉवर्ड स्टार्क बोलते हैं कि टोनी तुम किस बारे में बात कर रहे हो, हम यहाँ पहले कब आए, हमने ये सब कब किया। तो टोनी बोलता है कि ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी के अंदर दोबारा हो रही हैं, मतलब अगेन एंड अगेन एंड अगेन, और ये तब तक शायद होती रहेंगी तब तक ये ओवर ना हो जाए, तो इसलिए हमें इसको खोद के निकालना ही होगा। और इस तरह देखते हैं कि आज जब स्टार्क को इस बारे में पहले से पता था कि इसको खोदना है तो उसने खोद के वो ब्रेस्ट प्लेट निकाल ली है और वहाँ से हम देखते हैं कि आयरन मैन के सूट का एक पीस निकलता है। तो वहीं से हॉवर्ड बोलता है जल्दी करो, आ रहे हैं, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। तो वहीं से मारिया बोलती है कि मेरे ख्याल से इसको हमें हर्ट के अंदर छुपा देना चाहिए। तो स्टार्क बोलता है कि हर्ट्स, हाँ ये मैंने पहले कभी नहीं सुना था, ये नया है, चलो हमें हर्ट्स की तरफ बढ़ना होगा। और इस तरह हम देखते हैं कि वो सारे लोग वहाँ पे मिलकर उठाते हैं उस चीज़ को और सीधा अपने अपने घरों के अंदर घुसते हैं। तो यहीं से हम न्यूयॉर्क सिटी के अंदर शिफ्ट होते हैं विटनी फ्रॉस्ट के पास, जो कि कहती है कि मेरा रिलेशन ऑसबॉर्न के साथ तुम समझ सकते हो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो वहीं से गोस्ट बोलता है कि हाँ मेरे लिए समझना काफ़ी मुश्किल नहीं होगा क्योंकि मैं लीडर ऑफ थंडरबोल्ट हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं उसके लिए काम करता हूँ, और अगर अगले आधे घंटे के अंदर मैं क्यूब के अंदर वापसी नहीं लौटा तो ऑसबॉर्न मेरे पीछे ही मेरे लोगों को लगा देगा और शायद वो मुझे जिंदा मछलियों के बीच में डाल दें खाने के लिए। तो इसलिए मास्क मुझसे जो है कॉम्प्लिकेटेड के बारे में बिल्कुल भी बात मत करना। तो कहती है कि मेरा अगर मैं सच कहूँ तो मेरा स्टार्क से जो रिलेशन है वो उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो वहीं पे गोस्ट बोलता है कि खैर मुझे ये बताओ कि तुम्हारे द हुड जो है उसको पता है कि तुम्हारा स्टार्क और ऑसबॉर्न के साथ क्या चक्कर चल रहा है, या फिर उसको ये भी पता है हुड को कि हमारे बीच ये कन्वर्सेशन हो रही है। तो वहीं से विटनी बोलती है मैंने सोचा नहीं था तुम्हें इस बारे में पता होगा गोस्ट, लेकिन मेरा मतलब यहाँ पे वो सब करने का नहीं है जो तुम समझ रहे हो। तो गोस्ट बोलता है कि ये सारी की सारी बकवास बंद करो, मुझसे टू द पॉइंट बात करो, मुझे स्टार्क को मारना होगा लेकिन इसमें कैच क्या है मुझे ये बताओ। तो कहती है जैसा कि ऑसबॉर्न ने कहा है कि इस वक्त स्टार्क जो है एक प्रीसेंटेंट वेजिटेटिव स्टेट के अंदर है, इसकी वजह से उसका ब्रेन डैमेज हो चुका है और इस वक्त वो सिर्फ एक ही डॉक्टर की निगरानी के अंदर है और उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक और वो रहता है ब्रोक्सटॉन ओक्लाहोमा के अंदर और तकरीबन 80 मील तक कोई वहाँ पे डॉक्टर मौजूद नहीं है। तो यहीं से गोस्ट बोलता है कि ब्रोक्सटॉन घंटी तो नहीं बज रही कोई कान में। तो विटनी बोलती है अच्छा, और घंटी क्यों बजनी चाहिए क्योंकि वो तो एक बहुत छोटा सा टाउन है, उसके अंदर सिर्फ एक ही डॉक्टर मौजूद है। तो वहीं से गोस्ट बोलता है कि हाँ इसलिए तो मुझे थोड़ा और लग रहा है क्योंकि स्टार्क इतना पैसे वाला आदमी, वो चाहे तो पूरी की पूरी हॉस्पिटल को खरीद के अपना ट्रीटमेंट करवा सकता था, लेकिन वहाँ क्यों। तो वहीं से विटनी बोलती है क्योंकि वहाँ एसगार्ड है। दरअसल डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक वो सिर्फ एक प्रॉक्सी है, स्टार्क जो है अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ थॉर है। तो गोस्ट बोलता है कि हाँ ये तुमने बिल्कुल ठीक बात कही है। वैसे भी स्टार्क के जो नून एसोसिएट्स थे उन्होंने कुछ टाइम पहले स्टार्क के साथ गद्दारी करने की कोशिश करी थी और अब स्टार्क के पास बेसिकली कोई और जगह नहीं थी जिसके ऊपर वो विश्वास कर सकता, तो इसलिए वो एक चूहे की तरह जो है ब्रोक्सटॉन के अंदर भाग चुका है। अगर कमरों की बात करें तो मैं आसानी से स्नीक इन कर सकता हूँ, बिल्डिंग्स में भी कर सकता हूँ, लेकिन टाउन्स में मैंने आज तक कभी ऐसा कोई काम नहीं किया है, स्पेशली वो टाउन जो कि बिल्कुल एसगार्ड के साथ हो और वहाँ पे तकरीबन आधे एवेंजर्स मौजूद हों। तो यहीं से विटनी उसको एक चीज़ देते हुए बोलती है डोंट बी चिकन यार, इतनी भी जल्दी घबराने की जरूरत नहीं है। स्टार्क जहाँ कहीं भी जाता है उसके अंदर से एक पावर सर्च फ्लो हो रही होती है, वो एक रिपल्सर काइंड की एक्टिविटी होती है जिसको ढूंढने के लिए एक स्पेसिफिक सैटेलाइट चाहिए होती है और वो इतनी ज़्यादा मैसिव होती है अगर तुम्हारे पास सही औजार और सही सैटेलाइट्स हैं तो तुम उसको स्पेस से भी देख सकते हो। तो इसलिए हमें सिर्फ इस बात का इंतजार करना है कि कब हमें वो स्पाइक नजर आएगा और तुम सीधा वहाँ पे पहुँच जाओगे। इसके जरिए तुम्हारा जो टाउन का फासला है वो तुम्हारी कुछ बिल्डिंग्स तक रह जाएगा और तब तुम्हें ढूंढने में आसानी होगी। और ये
ये सेल फोन जो है तुम्हें सीधा उस बिल्डिंग के अंदर पहुंचा देगा। तो गोस्ट पूछता है कि आखिरकार ये क्या चीज़ है। तो कहती है कि मैंने थिंकरर का इस्तेमाल करके तुम्हारे लिए ये बनवाया है। ये जो है एक ज़बरदस्त किस्म का फ़ोन है। इस फ़ोन के ज़रिए तुम कहीं पे भी टेलीपोर्ट होकर जा सकते हो सेलुलर नेटवर्क के ज़रिए। तो गोस्ट कहता है कि ये तो एक गोस्ट फ़ोन है। तो कहती है हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो, तुम्हें सिर्फ इस फ़ोन के ऊपर रिंग करनी है और तुम्हारा काम बन जाएगा। तो यहीं से गोस्ट बोलता है कि ठीक है, फिर मुझे ये सौदा मंजूर है, लेकिन एक बात तो बताओ, क्या ब्रोक्स्टोन ओक्लाहोमा के अंदर लोगों के पास फ़ोन्स भी हैं कि नहीं। और यहीं से हम ब्रोक्स्टोन ओक्लाहोमा के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि यहाँ पे पेपर पॉट्स बैठी हुई एक लेटर लिख रही होती है। वो दरअसल अपने दिल की बातें जो है इस पेपर के ऊपर लिखना चाह रही होती है कि उसके दिल के अंदर जो चल रहा है वो लोगों के साथ बयां कर सके। और बेसिकली उसको एक रिग्रेट जो होते हैं स्टार्क के साथ, स्टार्क की जो फिक्र होती है वो सब यही लिख रही होती है। तो वहीं से पीछे से आवाज़ आती है कि हे पॉट्स, देखो हमने किसको ढूंढ लिया। और हम देखते हैं कि वहाँ पे जेम्स रोड्स जो है किसी और को नहीं बल्कि स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका को लेकर आया होता है। और आप सब जानते हैं कि स्टीव रॉजर्स कॉमिक के अंदर दोबारा जिंदा हो चुके हैं, और जैसा कि स्टार्क की रिक्वेस्ट थी कि थॉर और कैप्टन अमेरिका का होना यहाँ ज़रूरी है, तो इसलिए वो लोग इसको यहाँ लेकर आए हैं। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि मिस पॉट्स, काफ़ी लंबा अरसा हो गया है आपसे मिले हुए। और हम देखते हैं कि पेपर पॉट्स वो एकदम चौंक जाती है और कहती है कि स्टीव, ओ थैंक गॉड। तो रोडी बोलता है अरे ये क्या बात हुई, सारी हक तुम उसी को दे दोगी, मैं भी मर के वापसी लौटा था, मुझे तो ऐसी हक नहीं दी तुमने। तो पेपर बोलती है कि वो शट अप, आओ रोडी मेरे पास। तो यहीं से हम देखते हैं कि पेपर रोते हुए बोलती है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है कि आप लोग इस तरह से मुझे सरप्राइज़ करने के लिए आए, लेकिन आप सब यहाँ पे आए क्यों हैं। तो स्टीव रॉजर्स बोलते हैं क्योंकि आयरन मैन इस वक्त मुसीबत के अंदर है और हमें उसको किसी भी कीमत पे वापसी लेकर ही आना होगा। तो पेपर पॉट्स बोलती है ऑफ कोर्स सर, चलिए मेरे साथ, वो ऊपर है रूम नंबर 26 के अंदर। और इस तरह हम देखते हैं कि पेपर पॉट्स अपना लेटर फाड़ के फेंक देती है। और हम देखते हैं इस तरह से टोनी स्टार्क का जो प्रोसीजर है इसको रीबूट करने का वो यहाँ पे शुरू किया जाता है रेस्क्यू आर्मर के जरिए। और स्टार्क वहाँ पे सबको अपनी स्टोरी बता रहा होता है कि अब किस तरह से इन लोग को एक बाय स्टेप वो सारे कदम उठा के इसको रीबूट करना है। तो स्टार्क बोलता है कि व्हाट्सअप डॉग, अगर आप ये सुन रहे हैं तो उसका मतलब है कि आपको जो है रोडी वहाँ से निकाल के ले आया है जहाँ पे मैंने आपको छुपने के लिए कहा था, क्योंकि आप ही वो इंसान है जिसने जो है पेपर पॉट्स की ज़िंदगी को बचाया था ये सारी की सारी चीज़ें करके। और मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरी ज़िंदगी भी बचा सकते हैं वही सब करके जो आपने पेपर के साथ किया था। अगर आप यहाँ पे सब एक साथ जमा हैं तो मैं इस बात को मानता हूँ कि आप सबको इस बात पर इत्तेफाक होगा कि आप लोग मुझे ज़िंदा करना चाहते हैं। इस वक्त सच कहूँ तो मेरे जो है कुछ पुर्जे इधर बिखरे हुए हैं और कुछ पुर्जे उधर बिखरे हुए हैं, जिनको आप सभी मिलकर समेट सके एक दोबारा बना सकते हैं। तो इस सब को शुरू करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो है, और हाँ पेपर मुझे माफ़ कर देना लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक नया बनवा दूंगा। पहला स्टेप ये होने वाला है कि जो पेपर पॉट्स के सीने के अंदर मैंने रिपल्सर टेक्नोलॉजी लगाई है वो मुझे उससे चाहिए होगी, क्योंकि उसी के जरिए मेरी बॉडी जो है जल्द से जल्द हील कर पाएगी। आप उसको जो है इस ऑपरेशन का हार्ट समझ सकते हैं, उस चीज़ के बगैर ये ऑपरेशन शुरू ही नहीं हो सकता है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्सल बैटरी जो है वो मेरी पूरी की पूरी बायोलॉजी को जो है आपसे फ्यूल करेगी, और उसी के जरिए ही मैं जल्द से जल्द अपने आप को जो ठीक कर पाऊंगा। जब पेपर के ऊपर पूरी की पूरी एक बिल्डिंग गिर गई थी और धमाके में उसकी बहुत बुरी हालत हो गई थी, तो उसकी जल्द से जल्द इंजरीज को हील करने के लिए मैंने उसको ये दिया था, लेकिन उसके बाद जो है उसको उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी एज ऑप्शन उसको दिया हुआ था कि वो चाहे तो उसके अपने पास रख सकती है और सूट चलाने के लिए काम कर सकती है। लेकिन इस वक्त मैं तुमसे वापसी लेना चाहता हूँ ये, क्योंकि इस वक्त हमारे पास इसके अलावा कोई और रिपल्सल जनरेटर नहीं है और मुझे इसकी इस वक्त तुमसे ज़्यादा ज़रूरत है पेपर, तो इसलिए मुझ पर गुस्सा नहीं होना, मैं तुम्हें दूसरा बना दूंगा। इन द मीन टाइम जब तक ये ऑपरेशन हो रहा है मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी बॉडी इस वक्त भूल चुकी है कि किस तरह से उसको ऑपरेट करना है। मुझे अब ये भी नहीं पता है कि मुझे सांस किस तरह से लेनी है। तो इन सारी की सारी चीज़ों को हम फिक्स कर देंगे सर्जरी, साइंस और कूल मशीन्स के जरिए। और ऑफ कोर्स आप लोगों की विलिंगनेस कि आप लोग मुझे ठीक करना चाहते हैं, तो ये सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। ये काफ़ी लंबे अरसे पहले की बात नहीं है कि मैंने एक खतरनाक किस्म के बायोलॉजिकल वेपन से सामना किया था जिसको एक्सट्रीमिस के नाम से कहा जाता था। एक्सट्रीमिस एक ऐसा बायोइलेक्ट्रिकल वेपन था जिसको किसी की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करके उसको प्रोग्राम किया जा सकता है, उसको ऑर्गेनिक टेक्नोलॉजी के अंदर बदला जा सकता है। तो इसलिए मुझे जो है एक्सट्रीमिस को समझने के लिए मैंने सबसे पहला टेस्ट अपने ऊपर ही किया था। आपको मेरे ख्याल से वो मेरी ज़िंदगी का फेस याद होगा कि जब मैं सोचता था और मेरा आर्मर दूसरे कमरे से उड़ता हुआ सिर्फ मेरे पास आ जाता था, और वो सब मैंने एक्सट्रीमिस टैग की वजह से ही पॉसिबल किया था। एक्सट्रीमिस टैग जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और फन की चीज़ थी। मैं जब चाहूँ अपने आर्मर को किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन वो स्क्रल्स के हाथों बच ना सकी। स्क्रल्स ने उसके अंदर घुसने का तरीका ढूंढ लिया और उसके ज़रिए उन्होंने मेरी पूरी बायोलॉजी के ऊपर कब्जा कर लिया, मेरी हर एक चीज़ को परमानेंटली डाउन कर दिया था। एनीवेज मेरा बताने का मकसद यहाँ पे ये था कि उस एक्सट्रीमिस की वजह से मेरी बॉडी के अंदर कुछ ऑल्ट्रेशंस हुई हैं। मेरी बॉडी जो है एक सुपर ह्यूमन लेवल पे पहुँच गई थी और इसलिए वो जल्दी से रिक्रिएट होती थी और रीडिज़ाइन करती थी अलग अलग ऑर्गन्स को। तो इसलिए अगर आप मुझे काट के मेरे अंदर घुस के कोई चीज़ें अलग देखें तो उसमें सरप्राइज़ होने की कोई बात नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। और इस तरह हम देखते हैं कि डोनाल्ड ब्लेक और वो डॉक्टर जो सर्जरी कर रहे होते हैं वो कहते हैं ओ माई गॉड ये क्या है, क्या इसके लंग्स के अंदर वायरिंग मौजूद है। और स्टार्क बोलता है कि पेपर के सूट के अंदर इस चीज़ की डिटेल इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं कि आपको कब कौन सी तार से निपटना है और उसको कैसे डन करना है, बस इसमें थोड़ी बहुत केबलिंग है और कुछ भी नहीं।
अगला जो हमारा स्टेप होने वाला है वो ब्रेन्स ऑफ दिस ऑपरेशन है और उसमें मारिया हिल का डिपार्टमेंट आगे आता है। मैंने मारिया हिल को जो है एक हार्ड ड्राइव को रिट्रीव करने के टास्क के ऊपर भेजा था और आई एम श्योर कि वो अगर यहाँ पे मौजूद है तो वो अपने साथ लेकर ही आई होगी। तो अब वक्त आ गया कि उस हार्ड ड्राइव को यहाँ पे ले आओ। चलो मैं तुम्हें इस तरह से समझाता हूँ, अगर तुम अपने कंप्यूटर के अंदर एक नई विंडोज इंस्टॉल कर रहे होते हो तो तुम्हें पुरानी वाली विंडोज का बैकअप बना के रख लेना चाहिए। तो इसीलिए जब मैं अपनी बॉडी के अंदर एक्सट्रीमिस को इंस्टॉल कर रहा था, अपनी चीज़ों को अपग्रेड कर रहा था, तो मैंने वही काम किया जो हर एक नर्ड करता है। मतलब मैंने अपने आप को एक बैकअप बना के रखा हुआ था। मेरी सारी चीज़ें उस बैकअप के अंदर मौजूद हैं, मेरी मेमोरीज, मेरा बिहेवियर, मेरी हर एक चीज़। और इस ड्राइव के अंदर जो प्लग है वो दुनिया भर में किसी भी प्लग के साथ नहीं जुड़ सकता है। वो प्लग सिर्फ मेरी गर्दन के अंदर मौजूद एक पोर्ट के साथ जुड़ सकता है। तो इसलिए आपको बस उसमें हुकअप करना है और मेरा दिमाग ऑटोमेटिकली बूट सीक्वेंस के अंदर चला जाएगा और उस हार्ड ड्राइव के अंदर जो मेरा बैकअप है वो मेरे दिमाग में इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। और आप लोग को जैसा कि पता है कि स्टार्क इंडस्ट्रीज के ऊपर एक खतरनाक किस्म का टेरर अटैक हुआ था, जिसके अंदर हमारे जो कोई भी लार्जर और कैपेबल रिपल्सर टेक्नोलॉजीज थी वो सब बर्बाद हो गई थी। और इस बैटरी ऑपरेट को हमें दोबारा से फ्यूल अप करने के लिए हमें कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है और इसीलिए वॉर मशीन, कैप्टन अमेरिका और थॉर का डिपार्टमेंट अब आता है। और इस तरह हम देखते हैं कि डॉक्टर बाहर आता है सर्जरी करके और कहता है कि अब आप लोगों की बारी है। और इस तरह हम यहाँ से उसी नाइटमेयर के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि स्टार्क उस सूट को पहनने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन कुछ हो नहीं रहा होता है। तो वो अपने हॉवर्ड वगैरह से कहता है कि इसमें देखो कोई स्विचेस वगैरह होंगे तो आप उसको स्विच ऑन करके देखिए। तो हॉवर्ड बोलते हैं कि मैंने इसको स्विच ऑन कर दिया लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि मारिया बोलती है कि वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं हमें ढूंढने के लिए, हमें छुपना होगा। और यहीं से स्टार्क बोलता है कि रोडी मैन, आई होप कि तुम अपना टूल बॉक्स अपने साथ लेकर आओगे, क्योंकि तुम इस प्लेनेट के ऊपर एक ऐसे इंसान हो जिसके ऊपर मैं मुकम्मल तौर पर ट्रस्ट करता हूँ और तुम्हारे पास हर एक वो टूल मौजूद है जो कि आयरन मैन के सूट को डिसअसेंबल करने के लिए काम आ सकती है। और इस तरह हम देखते हैं कि रोडी वहाँ पे बैठ के जो है पेपर पॉट्स के जो सूट होता है रेस्क्यू आर्मर उसको डिसअसेंबल कर रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर से कुछ पार्ट्स हैं जिसकी जरूरत स्टॉक को पड़ने वाली है। और वहीं से वो बोलता है कि तुम्हें जो है इस आर्मर के अंदर से हर एक इंच ऑफ केबल को निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस आर्मर के अंदर जो केबल लगी हुई है वो इतनी कैपेबल है कि एक रिपल्सर टेक्नोलॉजी की जो लोड होता है उसको उठा सकती हैं। इसके अलावा इस दुनिया के ऊपर ऐसी कोई भी केबल नहीं है जो कि इस लोड को इधर से उधर पहुंचा सके। और तुम्हें वो सारी की सारी केबल्स निकाल के जो है मेरे रिपल्सर जनरेटर से जोड़नी है। आप इसको समझ लीजिए कि कभी हमारी जब गाड़ी बंद हो जाती है तो हमें उसको एक जंप स्टार्ट देना होता है ताकि वो अपने आप को दोबारा स्टार्ट कर सके। तो इसी तरह इन केबल्स के जरिए मुझे जंप स्टार्ट होना होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो है रूफ टॉप के ऊपर जाना होगा। और हाँ, इसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम आता है डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक का, मतलब अगर सच कहूँ तो आपके पार्टनर का, फॉर द नेक्स्ट स्टेप। स्टार्क इंडस्ट्रीज के अंदर रिपल्सर जनरेटर्स हर तरफ हुआ करते थे, लेकिन ओबेडाई स्टेन की वजह से वो सारे के सारे जनरेटर्स बर्बाद हो चुके हैं। तो इसलिए ऑनेस्टली अब हमारे पास के अलावा कोई और तरीका है नहीं। मैं जानता हूँ कि सुनने में बहुत ज़्यादा ऑड लग रहा होगा और आप लोग को डर लग रहा होगा, लेकिन अगर आप मेरे इंस्ट्रक्शन को सही तरीके से फॉलो करेंगे एग्जैक्टली तो मुझे कुछ भी नहीं होने वाला है, मैं नहीं मरूंगा। और इस तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वो लोग स्टार्क को लेकर आते हैं छत के ऊपर और कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड उसके बेड के पहियों के नीचे रखते हैं ताकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कंडक्ट हो सके। और हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली डोनाल्ड ब्लेक अपने हैमर के जरिए इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा, अपनी बिजली गिराएगा और वो बिजली स्टार्क की बॉडी के अंदर जाएगी उसके रिपल्सर जनरेटर को एक्टिवेट करने के लिए। लेकिन आप जानते हैं कि एक लाइटनिंग बोल्ट की जो एनर्जी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, इससे स्टार्क मर भी सकता है। और यहाँ पे सारे के सारे लोग आपस में यही बातें कर रहे होते हैं, डॉक्टर्स, रोडी वगैरह, कि हमें ये करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा रिस्क है। लेकिन रोडी बोलता है कि देखो अगर स्टार्क ने हमें ये करने के लिए कहा है और उसने कहा है कि ये सब हो जाएगा तो हमें उसके ऊपर विश्वास करना ही होगा, क्योंकि वो कभी गलत नहीं होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे वो लोग सब इस बात की तैयारी कर लेते हैं कि अब हमें ये करना ही होगा। और डोनाल्ड ब्लेक बोलता है कि हाँ, टोनी है, अगर उसने कहा है कि ये ऐसे ही काम करेगा डॉक्टर तो उसको ऐसे ही काम करना होगा, मुझे तो बस परवाह यहाँ पे शील्ड की हो रही है। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि शील्ड की परवाह तुम मत करो, ये इससे ज़्यादा कुछ सह चुकी है। और बाकी भी बोलता है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक रहेगी, बस तुम इस बात में श्योर है ना कि तुम सही जगह पे मारो। और इस तरह हम देखते हैं कि डोनाल्ड ब्लेक अपनी स्टिक उठाता है और अगले पर वो थॉर के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर अपना हैमर से बिजली उसके ऊपर गिराता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक जोरदार झटका आता है और स्टार्क को एक लिटरली छोटा सा होश आता है और वो चिल्लाता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि स्टार्क जिस नाइटमेयर के अंदर होता है उसके अंदर भी उसको वही सेम दर्द महसूस हो रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि स्टार्क अगले पल वहाँ पे बेहोश हो जाता है और ये नाइटमेयर के अंदर भी सेम अब ऐसा ही हो रहा होता है। यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं क्यूब के अंदर, यानी कि जो इस वक्त थंडरबोल्ट माउंटेन का इलाका है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि गोस्ट बैठा हुआ हर एक चीज़ के ऊपर नजर रख रहा होता है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि अब इतनी जोरदार बिजली गिरी है, स्टार्क का जो रिपल्सर जनरेटर है उसके जरिए एक एनर्जी स्पाइक पैदा हुआ है और इसको जो है गोस्ट यहाँ बैठा हुआ डिटेक्ट कर लेता है। और हम देखते हैं कि अगले पल वो उस बिल्डिंग के अंदर कॉल मिलाता है जहाँ पे इस वक्त स्टार्क मौजूद है, जो कि एक होटल है जहाँ पे डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक रहते हैं। और हम देखते हैं कि अगले पल जब वो लेडी कॉल उठाती है तो उस फोन के जरिए गोस्ट वहाँ पे पहुँच जाता है। टू बी कंटिन्यूड।